हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में जो ब्रीफ किया था, कि हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं लोक प्रशासन की 3 अवधारणाओं की। जिसमें पहली अवधारणा हमारी क्लासिकल अप्रोच, जिसको परंपरागत विचारधारा, प्राचीन कालीन विचारधारा, यांत्रिक उपागम कहते हैं। उसके बाद में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवीय उपागम कहते हैं। उसके बाद में व्यवहारवादी उपागम। तो एग्ज़ाम में इन तीनों अवधारणाओं में से एक न एक प्रश्न आपके हमेशा आता है। तो जो क्लासिकल अप्रोच थी, उसमें हमने F.W. टेलर को पढ़ लिया, उसका वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ लिया। और उसके बाद में हेनरी फेयोल, जिसका हमने हेनरी फेयोल के सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत थे, उनको हमने पढ़ लिया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा रुचिकर विषय है। एक विचारक हैं मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर को हम लोग जो लोक प्रशासन में पढ़ते हैं, तो उनका जो नौकरशाही जो मॉडल है उसको पढ़ते हैं, उनका जो ब्यूरोक्रेसी पर उनके जो विचार हैं उसको पढ़ते हैं। लोक प्रशासन में नौकरशाही एक केंद्रीय विषय है और सबसे रुचिकर विषय है। नौकरशाही को अवश्य जो है ढंग से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको मैक्स वेबर के बारे में बताऊं। 1864 में मैक्स वेबर का जन्म हुआ था जर्मनी के बर्लिन नामक शहर में, और 1920 में इसकी मृत्यु हुई। मैक्स वेबर को लोक प्रशासन के विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, वो भी इसको पढ़ते हैं। ये एक वकील थे, लोक सेवक भी थे, प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, और एक इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। इनकी एक जो इम्पोर्टेंट किताब है वो आपको याद रखनी चाहिए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने शुरू करते हैं। इन्होंने अपने विचार के बताए, प्रभुत्व को समझाया इन्होंने। ऑथोरिटी और डोमिनेशन, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रभुत्व या प्राधिकार। ऑथोरिटी का हिंदी है प्राधिकार, और डोमिनेशन का हिंदी है प्रभुत्व। तो इन्होंने अपने विचार बताए कि भाई प्रभुत्व क्या है, पावर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी। सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपके 20 शब्दों में भी आ सकता है, 50 शब्दों में भी आ सकता है। तो यहाँ स्पष्ट करेंगे कि शक्ति शक्ति व्यक्तिगत है, ऑथोरिटी व्यक्तिगत नहीं है, ऑथोरिटी कानूनी है। ऑथोरिटी में जो पावर होती है वो लीगलाइज होती है, लेजिटिमेट होती है, उसको वैधता होती है। ऑथोरिटी के अंदर शक्ति समाहित है, मतलब पावर है, वो लीगल पावर है, लेकिन शक्ति के अंदर ऑथोरिटी समाहित नहीं है। पावर तो शक्ति के पास पावर तो यहाँ भी है, लेकिन ऑथोरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कानूनी आधार नहीं है। लेकिन जब कानूनी आधार नहीं है, फिर शक्ति अपनी पावर को प्रैक्टिस कैसे करेगी, क्योंकि यह स्वेच्छा से इसकी इस पावर को लोग, जो अनुयायी हैं, जो अधीनस्थ हैं, वो स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं और इनका वर्चस्व कायम रहता है। ऑथोरिटी के अंदर कानून के आधार पर जो अधीनस्थ होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो कानून का बेस लेकर के उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसको और अधिक समझने के लिए प्राधिकार के हम प्रकार पढ़ेंगे। प्राधिकार के 3 प्रकार हमारे सामने हैं। प्राधिकार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है पारंपरिक अथॉरिटी, यानी कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और दूसरा है कैरिस्मेटिक, यानी कि चमत्कारिक शक्ति। और तीसरा वैध विवेकपूर्ण अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 प्रकार के प्राधिकार क्या हैं, तो मैं बताऊं आपको। सबसे पहला है पारंपरिक अथॉरिटी, जिसमें परंपरा के आधार पर शक्ति को प्रैक्टिस की जाती है। तो इसको उदाहरण से आप समझ जाएंगे। हमारे यहाँ प्राचीन कालीन जो राजशाही जो थी, यहाँ पे जो राजा का जो शासन था, उसको अपन ट्रेडिशनल कह सकते हैं। राजा के बाद में राजा का बेटा राजा बनेगा, और पब्लिक जनता या उसके जो भी सबॉर्डिनेट हैं, जो भी उसके अधीनस्थ हैं, जो भी उसके अधीन काम करते हैं, वो सभी उस राजा की आज्ञा को वंशानुगत मानते ही चले जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं होती, इसका कोई प्रतिरोध नहीं करता। राजा की इच्छा यहाँ पे कानून होती है। पवित्रता का सिद्धांत, मतलब राजा को ईश्वर का अवतार बना दिया जाता है कई बार, या राजा को ईश्वर की इच्छा का अनुयायी मान करके, और जनता के अंदर राजा के प्रति आस्था और श्रद्धा और पवित्रता इतनी भरी जाती है कि वो उसकी सत्ता को चुनौती देते ही नहीं है। और ये आनुवांशिक, इसकी विशेषता है कि परंपरागत जो शक्ति है ये आनुवांशिक है।
इसमें कोई वैधानिक बाध्यता नहीं होती, ना तो आदेश देने की बाध्यता होती है, ना आदेश मानने की बाध्यता होती है। लेकिन फिर भी चूंकि परंपरा, 1000 सालों की जो परंपरा पड़ी हुई है, उसे कोई भी जो नीचे का जो उसकी जनता है या कर्मचारी जो भी हैं, वो उसको चुनौती नहीं देते हैं। वो उसको अब शब्द से उसकी पालना करते हैं, वो भी श्रद्धा के साथ, प्रसन्नता के साथ। यहाँ पर स्वामी और सेवक का संबंध होता है। परंपरा का सिद्धांत में स्वामी और सेवक का सिद्धांत ये मानते हैं। इसमें जाति, धर्म और वर्ग का विशेष प्रभुत्व रहता है। जाति धर्म का विशेष प्रभुत्व रहता है। जाति के आधार पर राजा बन जाते हैं या फिर धर्म के आधार पर राजा बन जाते हैं। और कई इतिहास को देखें तो कई प्राचीन काल में सही मायने में जो धार्मिक गुरु थे वही पावर को एंजॉय करते थे। यह जो इस तरह की जो शासन प्रणाली होती है, ये शासन प्रणाली पिछड़ेपन का प्रतीक होती है। अल्प विकसित देशों में, और अल्प विकसित देश हुए या पिछड़े कबीले हुए या कोई बहुत ही कटा हुआ, जहाँ कोई शिक्षा, एजुकेशन कुछ भी नहीं है, वहाँ ये सिस्टम देखने को मिलता है। ये विश्व की सबसे प्राचीन कालीन ये व्यवस्था है जहाँ पर इस प्रकार से शासन होता आया था। आज भी इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन में जो किंग है या जो क्वीन है, वहाँ का जो राजा रानी है, वहाँ पर आज भी जनता उनकी मुरीद है। आज भी जनता उनको श्रद्धा से देखती है और आस्था से देखती है। उनका कोई प्रतिकार नहीं करता। और वंशानुगत भी वहाँ चीज़ें की जाती हैं। इसमें औपचारिक संगठन का कोई अस्तित्व नहीं होता। सब कुछ अनौपचारिक लेवल से ही चलता है। ये पित्त सत्तात्मक शक्ति का भी यहाँ पर हम झलक देख सकते हैं। दूसरी जो पावर बताई मैक्स वेबर ने, वो बताई कैरिस्मेटिक, यानी चमत्कारिक सत्ता। ये क्या होती है? अब इसका सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलें। इसके पास कोई पावर नहीं होती। परंपरागत में तो उसके पास पावर होती है, किसी को दंड दे दे, फांसी दे दे, मतलब डोमिनेशन रहता है, दबा कर, तानाशाही से वो अपना वर्चस्व कायम रखता है। लेकिन कैरिस्मेटिक में कोई तानाशाही नहीं होती। इसमें कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, कोई बंदिश नहीं होती। ये सत्ता जो अनुयायी होते हैं वो अपने नेता को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप देखो, हमारे यहाँ पे साधु संतों के आगे लाखों लोगों की भीड़ रहती है। अमिताभ बच्चन रोड पे आए तो कितने उनके अनुयायी आ जाते हैं। फिल्म अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर है, कितने महेंद्र सिंह धोनी है, या बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ कवि हुए हैं, कोई अच्छे स्पीकर होते हैं। तो उनकी फॉलोइंग अपने आप बन जाती है। वो कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे अनुयायी बनो, लेकिन वो उसका कैरिस्मेटिक जो उसका व्यक्तित्व होता है, उससे वो स्वतः सत्ता, वो उनके पास पावर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हम कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की। मतलब राजनीति में कैसे इसका अस्तित्व आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बाल ठाकरे ने कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, लेकिन उनका बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। काशीराम ने कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वहाँ भी हम देखें तो वो लोग जो है पदों पे नहीं होते हैं, लेकिन वो उनके पास पूरे अनुयायी होते हैं। उनका पूरा बड़ा लंबा चौड़ा संगठन होता है। उनके एक इशारे पे जो अनुयायी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसमें शिष्य हमेशा नेतृत्व की प्रशंसा करता है, अंधभक्ति करता है। वो इतना अंधभक्ति में लीन रहता है कि जो हमारे यहाँ पर गुरुओं की जो परंपरा है, राम रहीम को देखें, संत आसाराम को देखें, कि भक्तों से वो कुछ भी कह दें तो वो उसकी पालना में हमेशा तैयार रहते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है प्राधिकार का, वो है वैध विवेकपूर्ण अधिकार, लीगल रेशनल अथॉरिटी। ये क्या है? विधि सम्मत तार्किक आधार पर औचित्य का दावा इसमें होता है कि वैध विवेकपूर्ण सत्ता, मतलब ये वैध भी है और तर्क पर आधारित है। ये राजा यहाँ पे किसी की इच्छा नहीं है, यह व्यक्तिगत नहीं है, सुनिश्चित नियमों से, कानूनों से, सिद्धांतों से संचालित होती है। यह सुनिश्चित कानून से, सिद्धांत संचालित होती है। इसका निश्चित कार्य क्षेत्र होता है, इसका निश्चित सीमा क्षेत्र होता है। कानूनी तर्क संगत होने के कारण ये अधीनस्थों को भी स्वीकार होती है। इसमें आदेशकर्ता और आदेश पालनकर्ता स्वयं निर्देशित होते हैं, किसी प्रकार के दबाव से निर्देशित नहीं होते। व्यक्तिगत स्थिति व वैधानिक स्थिति बिल्कुल अलग अलग होती है। जबकि हमने क्या देखा, कैरिस्मेटिक में, परंपरागत में वो पूरा पर्सनल है, पूरा अनौपचारिक है। यहाँ पर इम्पर्सनल है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, कोई सत्ता किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है।
विधि संहिता, जैसे भारत में जो संविधान है, संविधान से यहाँ पर पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है। संगठन के हित कानूनी दायरे में होते हैं। अव्यक्तिगत आदेश, कोई भी आदेश व्यक्तिगत नहीं होता। वफादारी कानून के प्रति होगी, वफादारी किसी व्यक्ति के प्रति निजी नहीं हो सकती। अब इसी इसी का जो एग्जाम्पल दिया मैक्स वेबर ने इसी का एग्जाम्पल देते हुए अब वैध विवेकपूर्ण अधिकार को आगे विस्तार करते हुए उन्होंने नौकरशाही प्रतिमान को उन्होंने समझाया कि नौकरशाही प्रतिमान क्या होता है। तो जैसे प्राचीन समय में नौकरशाही क्या है? नौकरशाही, इसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नौकरशाही यानी कर्मचारी तंत्र का आदर्श रूप की तर्कपूर्ण व्यवस्था। जितना भी आप देखते हो, जितने भी अधिकारी आज आप सरकार में देखते हो, जो कर्मचारी आज आप देखते हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब में कार्य करता है, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। कोई निचले स्तर पे है, कोई मध्य स्तर पे है, कोई उच्च स्तर पे है, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं हैं। ये पूरा कर्मचारी तंत्र है और इस नौकरशाही को लेकर के मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये नौकरशाही की आवश्यकता पड़ी क्यों, मैक्स वेबर को सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप जानते हो पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि वस्तु विनिमय से आदान प्रदान होता था। जब वस्तु विनिमय के आदान प्रदान समाप्त होने के बाद में जब मुद्रा विनिमय जब प्रारंभ हुआ, जब अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, तब नौकरशाही की आवश्यकता महसूस हुई। मुद्रा के अस्तित्व में आने के बाद में जब वेतन, जो काम करते थे जो लोग, पारिश्रमिक श्रमिक जो भी थे, उनको जब वेतन दिया जाता था तो मुद्रा में दिया जाता था। सेवा के ये जो व्यवस्था थी, सेवा के बदले मुद्रा, सेवा के बदले वस्तु से ज़्यादा अधिक सरल थी। इसके संचालन के लिए भी नौकरशाही की आवश्यकता पड़ी। जब प्रशासन बढ़ता गया, उसका विस्तार होता गया, तो प्रशासन में जटिलता बढ़ती चली गई। तो उन जटिलताओं का सामना करने के लिए भी एक व्यवस्थित कर्मचारी तंत्र की आवश्यकता हुई, जिसको अब नौकरशाही कहते हैं। गुणात्मक आधार पर भी प्रशासनिक जो कार्य थे उनका विकास होता चला गया। जब तो चुनौतियां मिलने लगी, जब प्रशासनिक कार्यों का विस्तार हो गया, उसमें क्वालिटी बढ़ गई, उसमें क्वांटिटी बढ़ गई, तब जाकर के एक व्यवस्थित सुसज्जित कर्मचारी तंत्र नौकरशाही की आवश्यकता पड़ी। ब्यूरो शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है मेज या डेस्क, यानी कि मेज या डेस्क। तो और जो क्रेसी जो शब्द है, ब्यूरो शब्द हो गया फ्रांसीसी शब्द है ब्यूरो, इसका मतलब है लिखने की मेज या डेस्क, और क्रेसी शब्द का मतलब है सशक्त होना। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेस्क, सरकार। अब सब देखिए, एग्जाम में प्रश्न हमेशा आता है कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्यों किया। अब चूंकि हम मैक्स वेबर की नौकरशाही को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया। तो विंसेंट डी गार्ने ने इस ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग 1745 में सबसे पहले किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। और विंसेंट डी गार्ने ने ही ये कहा था कि फ्रांस को ब्यूरोमेनिया हो गया है। ब्यूरोमेनिया मतलब नौकरशाही की बीमारी हो गई है। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है, उसको फ्रांस की अर्थव्यवस्था की विफलता का कारण नौकरशाही है। तो बेबर के दृष्टि से नौकरशाही की परिभाषा क्या है? नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित नियमों के अंदर कार्य करता है। 4-5 चीज इसमें आप देख रहे हैं। निश्चित नियमों के अंदर नियुक्त, यानी उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य करता है। नौकरशाही का विभाजन आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। उन्होंने दो तरह देखा इसको। पारंपरिक चमककर वो भी एक तरह की नौकरशाही थी, और दूसरा वैध विवेकपूर्ण अधिकार। तो हम यहाँ पर वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार की नौकरशाही का ही विवेचन कर रहे हैं। मैक्स वेबर नौकरशाही को 2 रूपों में देखते हैं। एक तो वो देखते हैं इसको, नौकरशाही को देखते हैं संगठन के रूप में, और एक देखते हैं प्रक्रिया के रूप में। मतलब उनका मानना है कि नौकरशाही एक ऑर्गेनाइजेशन है, और नौकरशाही एक क्रियात्मक यानी फंक्शनिंग भी, ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक फंक्शनिंग भी है। उन्होंने नौकरशाही की विशेषताएं बताई। ये कुल 14 विशेषताएं यहाँ पे हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। कार्य की निरंतरता। नौकरशाही एक गतिशील संगठन है जो सरकार के कार्यों का निस्तारण निरंतर लगातार करता रहता है। इसमें निश्चित नियम होते हैं, अव्यक्तिगत सिद्धांतों से सीमित होता है। मतलब कोई व्यक्तिगत सिद्धांत इसमें नहीं होता। नौकरशाही के ये अव्यक्तिकरण इसमें होता है। निष्पादन के लिए इसमें जो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को निश्चित प्राधिकार दिए जाते हैं। उन प्राधिकारों को परिभाषित किया जाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूरा उनको लिमिटाइज कर दिया जाता है।
अच्छी तरह से सत्ता और रेस्पॉन्सिबिलिटी की व्याख्या उनको समझाया जाता है। प्राधिकारों की समुचित व्यवस्था, सत्ता और उत्तरदायित्व। प्राधिकार को तभी समझ सकते हैं जब उत्तरदायित्व को हम समझेंगे। प्राधिकार और उत्तरदायित्व का बराबर विभाजन कर अधिकारी और कर्मचारियों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अधिकार कुछ भी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़्यादा देंगे तो फिर पावर तो आपको देनी पड़ेगी। तो मैक्स वेबर ने कहा कि प्राधिकारों का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, सरकारी साधनों पर कार्मिकों का अस्वामित्व। मतलब सरकार द्वारा जो कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे उनको कार दी जाती है, उनको बंगला दिया जाता है, उनको कंप्यूटर दिया जाता है, उनको पूरा ऑफिस का सेटअप दिया जाता है, तो इसका मतलब उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा, वो उस पर स्वामित्व नहीं होगा, उस पर स्वामित्व सरकार का ही होगा। और उसको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको जो उपकरण दिए जा रहे हैं, उसको जो संसाधन दिए जा रहे हैं, उसको जो पैसा दिया जा रहा है, वो सरकार के कार्यों को निष्पादन करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। अगला पॉइंट नंबर 5, लिखित प्रलेख। नौकरशाही की बहुत अच्छी विशेषता है लिखित प्रलेख। मतलब पूरी कागजी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की जाती है, दस्तावेजीकरण किया जाता है, पूरी फाइलों को संभाल कर रखा जाता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको लिपिबद्ध लिखा जाता है, जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लिखा जाता है, जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन। मतलब इसको एक शब्द में अगर देखें तो हम ये डॉक्यूमेंटेशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। अगला बिंदु है पद सोपान। पद सोपान क्या है? पद सोपान है, इसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे संगठन के सिद्धांतों में। पद सोपान, पदों का सोपानीकरण, यानी अधिकारी कर्मचारियों की जो पोस्ट है उनको सीढ़ी की तरह से नीचे से ऊपर, सत्ता ऊपर बढ़ती जाती है, नीचे घटती जाती है। इस प्रकार से उनका क्रमिक विभाजन कर देना ही पद सोपान है। तो ऊंचे से निम्न, इसको त्रिभुज का जो ट्रायंगल है उसको देख के समझ सकते हैं, और बाकी मैं इसको बाद में आपको पद सोपान जब पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बता दूंगा। फिलहाल इतना समझना पर्याप्त है। पदों का सोपानीकरण उच्च और निम्न क्रम में, मतलब ये उच्च पदाधिकारी, निम्न पदाधिकारी, इसका रेखीय क्रमबद्ध वर्णन, ये पद सोपान है। कार्य का विभाजन, मैक्स वेबर कहते हैं 7वां सिद्धांत कि कार्य का विभाजन, नौकरशाही के अंदर कार्यों का विभाजन होना चाहिए। पूरे कार्य जो हैं वो उनका आपकी ड्यूटी क्या है, काम कितना करना है, क्या करना है, सब कुछ आपस में विभाजित होना चाहिए। औपचारिकता, नौकरशाही की विशेषता है औपचारिकता, मतलब अनौपचारिक कार्यों का, अनौपचारिक वातावरण का, अनौपचारिक वार्ता का, अनौपचारिक लेखन का, और किसी भी प्रकार की अनौपचारिकता का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर उसी जो लिख दिया गया है, जो भी कार्य किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, निर्णय लिए जा रहे हैं, वो सब सूचीबद्ध होंगे, लिपिबद्ध होंगे। अनौपचारिक बातें यहाँ पे नहीं लिखी जाती हैं। कार्यकुशलता, चूँकि नौकरशाही में विशेषज्ञों का महत्व होता है, विशेषज्ञों द्वारा कार्य किए जाते हैं, बिल्कुल वो ट्रेंड होते हैं, उनका चयन योग्यता आधारित होता है। तो कार्यकुशलता इसकी विशेषता है कि आप विशेषज्ञों से काम करवाइए ताकि संगठन के अंदर, प्रशासन के अंदर कार्यकुशलता विकसित हो। 10वां पॉइंट, विशेषीकरण क्या होता है कि प्रशासन के अंदर विशेषज्ञता होनी चाहिए, विशेष लोगों के द्वारा काम होना चाहिए, योग्यता और क्षमता के आधार पर कार्मिकों का चयन होना चाहिए। अब 11वां पॉइंट है योग्यता आधारित चयन। कर्मचारियों का चयन कैसे होना चाहिए? योग्यता आधारित। उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका है सिंपल सा तरीका है, आप सब देखते हो, आप फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, इंटरव्यू देते हो, योग्यता आधारित परीक्षा करवाई जाए और उसके आधार पे योग्य कार्मिकों का, कर्मचारियों का चयन किया जाए। नौकरशाही का 12वां सिद्धांत है आजीविका। मैक्स वेबर कहते हैं कि लोग नौकरशाही को अपने कैरियर के रूप में अपनाएं, अपने आजीविका के रूप में अपनाएं, फुल टाइम जॉब के रूप में अपनाएं, और ये एक आजीविका का अच्छा स्रोत बन सके, तब जाकर के एक कर्मचारी अधिकारी संगठन में कार्य कर सकता है। पारिश्रमिक, कर्मचारी अधिकारी को पूरा वेतन दिया जाए, पेंशन दिया जाए, बोनस दिया जाए, भत्ता दिया जाए, उसको चिकित्सा सुविधा, अन्य सुविधाएं, उसको लाभ सब दिए जाएं। तटस्थता नौकरशाही का बहुत बड़ा गुण है। आज आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनका व्यक्तिगत मत कुछ भी हो सकता है, परंतु सार्वजनिक कार्य करते वक्त वो अपनी किसी भी विचारधारा को अपने प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, अपने निर्णयों से उसको प्रभावित नहीं कर सकते। कहीं ऐसा झलकना नहीं चाहिए कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं या आप किसी का विरोध कर रहे हैं। आपको निष्पक्ष रूप से कानून की पालना करनी होती है। यह तटस्थता का सिद्धांत है। आपकी व्यक्तिगत पसंद, आपकी व्यक्तिगत नापसंद कुछ भी हो सकती है, उनको साइड में करके, उनको उपेक्षा करके आपको निष्पक्ष रूप से कार्य करना है।
ये 14 सिद्धांत जो नौकरशाही के 14 सिद्धांत कंप्लीट हुए, ये आपको याद करने हैं सारे। और अब अंत में मैं आपको बताता हूँ कि आलोचना अब हम इसी करते हैं कि भाई नौकरशाही की आलोचना किस किसने करी, कैसे करी। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में एक बार फिर बता दूं, नौकरशाही व्यक्ति निरपेक्ष नौकरशाही व्यक्ति निरपेक्ष है। नौकरशाही व्यक्ति निरपेक्ष है, नियमबद्ध है, कार्यकुशलता इसमें होती है, पदसोपान इसमें होता है, व्यक्तिगत हित व सार्वजनिक हित में लिखित अंतर होता है, लिखित अभिलेख होता है, एक तंत्रीय व्यवस्था होती है। आलोचना पढ़ते हैं इसकी हम। तो इसकी आलोचना कैसे हुई, बड़ी दिलचस्प आलोचनाएं हुई हैं इसकी। ये देखिए आलोचना सामने आप देख सकते हैं। इसमें संगठन में नौकरशाही की सबसे पहली आलोचना है कि अनौपचारिक संगठन संबंध की उपेक्षा की गई है, मूल्यों की उपेक्षा की गई है। व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, व्यक्ति की अपनी एक निष्ठा होती है, उसको पूरी तरह से पृथक किए बिना एक रोबोट की तरह वो कैसे काम कर सकता है। एक संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में अनौपचारिक वातावरण भी होता है ताकि अब व्यक्ति अपनी समस्याओं को शेयर भी करे। वहाँ एक अनौपचारिक समाज डेवलप होता है, उस अनौपचारिक समाज की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। कार्ल फ्राइडरिक ने कहा कि आदर्श नौकरशाही का जो प्रतिमान दिया, वेबर के नौकरशाही प्रतिमान को आदर्श नौकरशाही प्रतिमान कहा जाता है। तो कार्ल फ्राइडरिक ने कहा कि आदर्श नौकरशाही प्रतिमान में आदर्श कुछ है ही नहीं। तीसरी आलोचना, इसमें नियमों पर बल दिया जाता है, मानव संबंधों की कार्यकुशलता, जबकि सच्चाई ये है कि नियमों से ही कार्यकुशलता नहीं आती है, बल्कि जो मानव का जो स्वभाव है, आपस में मानवों के संबंध जब अच्छे सुदृढ़ होंगे, सौहार्दपूर्वक होंगे, तब भी वो कार्यकुशलता में अपना योगदान दे सकता है। मर्टन विचारक हैं, मर्टन ने क्या कहा, कठोर अनुशासन, जब आप नौकरशाही में आप ज़्यादा अनुशासन थोपोगे तो भय व रूढ़िवादिता और अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। वेबर ने नौकरशाही में विशेषज्ञों का महत्व दिया, जबकि हम सब जानते हैं आज भी ब्यूरोक्रेसी में सामान्यज्ञों का ही वर्चस्व है। जैसे आईएएस और आरएएस ये सामान्यज्ञ होते हैं, लेकिन ये चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, तकनीकी विभाग और खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग, सभी प्रकार के विभागों में ये एचओडी होते हैं। तो ये इसकी आलोचना यहाँ पर की जाती है। एक विचारक कहते हैं कि ज़्यादा किसी नौकरशाही को अगर हम ज़्यादा ही नियमोन्मुख कर देंगे तो ये भी अकुशलता का कारण बन सकता है, क्योंकि नियमोन्मुख होने से रिजल्ट ओरिएंटेशन का बैलेंस कैसे रहेगा। आपको परिणाम उन्मुख होना चाहिए, जन उन्मुख होना चाहिए, या नियम उन्मुख। आज भी हम देखते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार के अंदर आप किसी एप्लीकेशन को लेके जाइए तो वो नियमों को फॉलो करते हैं, आपकी समस्या का समाधान को फॉलो नहीं करते हैं। वेबलेन ने इसको कहा प्रशिक्षित अयोग्यता, नौकरशाही को प्रशिक्षित अयोग्यता यानी कि ट्रेंड इनकैपेसिटी, ये वेबलेन ने कहा। ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, एग्जाम में हमेशा आते हैं। माइकल क्रोजियर ने कहा ये एक जड़ संगठन है, गलतियों से सीखकर सुधार नहीं करता। डेवी ने कहा ये व्यावसायिक मनसंताप यानी ऑक्यूपेशनल साइकोसिस। ये किसने कहा, ये डेवी ने कहा। वार्नर ने कहा नौकरशाही पेशेवर विकृति है, यानी कि प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन है, पेशेवर विकृति। कॉल पॉपर ने कहा आयरन केज यानी लोहे का पिंजरा, नौकरशाही एक लोहे का पिंजरा है, नौकरशाही एक लोहे का पिंजरा है। और कॉल पॉपर ने आगे और कहा नौकरशाही बर्फीले अंधकार एवं कठिनता की ध्रुवीय रात्रि कह दिया, पोलर नाइट ऑफ आइसी डार्कनेस। थॉमस कलाइल ने कहा कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस, नौकरशाही को थॉमस कलाइल ने कहा यह महाद्वीपीय उत्पाद है, यानी कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस। एफ.एम. मार्क्स ने इसको कहा था किला राज्य, और इसको विक्टर थॉमसन ने ब्यूरोपैथोलॉजी भी कहा, यानी कि एक बीमारी कहा। और पीटर ब्लाउ ने कहा कि ये नौकरशाही का प्रतिमान, जिसको आदर्श मैक्स वेबर ने कहा है, सभी स्थानों पर सभी समयों पर प्रयुक्त नहीं हो सकता। इन समस्त आलोचना पढ़ने के बाद, विशेषताएं पढ़ने के बाद, अब प्रश्न या तो फिर भी नौकरशाही का जो प्रतिमान है मैक्स वेबर का, उनका योगदान, उनके गुण क्या थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, तो वो 2-3 लाइनों में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मैक्स वेबर की नौकरशाही एक निश्चित सिद्धांत देती है, एक नौकरशाही को एक दिशा देती है। आगे जो भी अध्ययन हुए वो नौकरशाही प्रतिमान के इसी बेस पर हुए। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म नौकरशाही के आपस में अध्ययन के लाभ से ही हुए।
ये नौकरशाही का जो वेबर प्रतिमान है, ये कुशलता और दक्षता का आधार पैदा करता है। तकनीक योग्य कार्मिक प्राप्त कार्मिकों के चयन पर ये बल देता है। नौकरशाही के अभाव में कानूनी तार्किक सत्ताओं के निष्पादन की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के साहित्य एवं अनुसंधान को समृद्ध करने में वेबर का नौकरशाही प्रतिमान निर्णायक सिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार हम वेबर का जो नौकरशाही प्रतिमान है, इसके महत्व को हम कम करके नहीं देख सकते। इसी प्रकार से आपका नौकरशाही प्रतिमान का हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है। थैंक यू।